नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 12 की इतिहास विषय के अध्याय 11 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पर चर्चा की जा चुकी है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले पार्ट 1 और इसके बाद पार्ट 2 आप देखें, जिससे कि पूरी बातें बहुत सही तरीके से समझ में आ जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920, 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1923। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है और इसी दिन भारत के एक महान नेता जो गरम दल से संबंधित थे, तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। आइए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक एक जगह है जहाँ पे हिंसात्मक घटना हो जाती है। जहाँ पे हिंसात्मक घटना हो जाने की वजह से महात्मा गांधी बहुत आहत होते हैं और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। चौरी चौरा कांड में मुख्यतः क्या था कि चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पे आंदोलनकारी प्रभात फेरी निकाल रहे थे और पुलिस कर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जिसकी वजह से आंदोलनकारी पुलिस थाने को घेर के उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट जानते ही हैं। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। यह 1919 में आता है। इसे हम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं। आइए देखते हैं। सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, जिसमें व्यक्ति को अपने बचाव के लिए कोई अधिकार नहीं था, इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून का। इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को आप संदेह के आधार पर बंदी बना सकते थे, जेल में डाल सकते थे, इसलिए इसे हम काला कानून कहते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919 या 13 सितंबर 1919 या 13 दिसंबर 1919। ये 13 डेट हर जगह है, 13 और 1919 भी है, बस इसमें पहचानना है मार्च, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। क्या है? 13 अप्रैल 1919। आइए देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? 1919 में। आइए, खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु हैं, जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली आते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1919 कलकत्ता अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। आइए आगे चलते हैं। 1919 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस
के नियमित अधिवेशन में इसे स्वीकार किया जाता है। 1919 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है जहां पे असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा गया था, और 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब होता है? 17 नवंबर 1921, 16 नवंबर 1922, 15 नवंबर 1920 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं तो कोई ना कोई डेट तो होगी। तो इसकी डेट क्या है? 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आते हैं। अगला, मोपला विद्रोह कब और कहाँ होता है? मोपला विद्रोह, यह भी बहुत फेमस विद्रोह है। यह केरल के मालाबार तट में 1921 में होता है। आइए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आता है? इसको देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो जाता है, लेकिन वह भारत आता है 1928 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने अपने भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए एक रिपोर्ट देने के लिए 1927 में ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं, और यह आयोग 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के नाम से भारत पहुंचता है। और ये जब मुंबई में पहुंचता है तो वहाँ पे उसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से किया जाता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। यही आंदोलन लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया जाता है, और यहाँ पे जुलूस पर पुलिस से मुठभेड़ होती है, जिसकी लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय इतिहासकारों ने संविधान का ब्लूप्रिंट किसे माना है? संविधान का ब्लूप्रिंट मतलब संविधान की पूर्वगामी एक तरीके से कह सकते हैं। किसे मानते हैं? बेबल योजना को, माउंटबेटन योजना को, नेहरू रिपोर्ट को या गांधी रिपोर्ट को? ये पूर्वगामी या ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है। ये क्या होता है? भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड जो होते हैं वो भारतीयों को चुनौती दे देते हैं, कोई अपने स्वयं से अपने लिए संविधान तैयार करे जो सभी के लिए सर्वमान्य हो। तो पंडित मोतीलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष होते हैं, और इन्होंने ये चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और एक समिति का गठन किया जाता है, और यह समिति बनती है और तैयार करती है, और ये अपनी रिपोर्ट 1928 में स्वतंत्र भारत के संविधान की पूर्वगामी प्रमाणित होती है। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। जी.आर. प्रधान 1928 की नेहरू रिपोर्ट को सांप्रदायिकता की भावना मिटाने का स्पष्ट प्रयत्न माना है। आइए आगे चलते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य कब बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है, और इसके आने की अभी भी हर बार संभावना बनी होती है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण स्वतंत्रता कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य कब बनाया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन 1929। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन होता है, जहां पे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित। 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न होता है, और उसमें पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य बनाया गया और पारित भी होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? स्वाधीनता, और स्वाधीनता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता। 31 दिसंबर 1931 की मध्य रात्रि को नववर्ष की शुरुआत या नववर्ष मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने यंग इंडिया में सरकार के समक्ष कितनी मांगे रखी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नमक कानून के पहले की घटना है। 30 जनवरी 1930 में गांधी जी ने यंग इंडिया, उनकी पत्रिका होती है, उसमें सरकार के कितनी मांगे रखते हैं? 11 सूत्री मांगे रखते हैं, और इनको पूर्ण न करने में धमकी देते हैं कि हम असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती भी है 30 जनवरी 1930। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक 1030 लिखा हुआ है, इसको आप 1930 समझेंगे। यंग इंडिया के एक लेख द्वारा अपनी सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगों को रखते हैं, तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकार इन्हें स्वीकार कर लेगी तो सत्याग्रह नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी ने गवर्नर जनरल को सूचित किया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नमक कानून तोड़कर 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू कर देंगे।
अगला, दांडी मार्च कब निकाला जाता है? अभी सेम क्वेश्चन है, वही दांडी मार्च की यात्रा है 12 मार्च 1930। आइए अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मांगें वायसराय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी, फलतः उन्होंने वायसराय इरविन को पत्र लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ये महात्मा गांधी वायसराय इरविन को कहते हैं। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ प्रशस्त करते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और 24 दिन में 248 में लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में किया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता होता है। इस समझौते के परिणामस्वरूप महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए सहमत होते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी सहमत हो जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होता है। इसमें कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ वायसराय विलिंगटन के दमनकारी नीतियों के कारण महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर देते हैं। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया जाता है। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सांप्रदायिक पंचाट कब जारी होता है? सांप्रदायिक पंचाट ये जारी होता है 16 अगस्त 1932 को। ये देख लेते हैं इसके सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचाट जारी किया जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया अपितु इसे दलित वर्गों के लिए भी जारी कर दिया गया था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 1932 में होता है। 26 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना में एक समझौता होता है। इसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हो गई। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित हुई तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी द्वारा हरिजनोत्थान। पूना समझौते के उपरांत गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं और अपने को अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से संबंध कर लेते हैं। मई 1933 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्च 1940 को हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 17, क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 4 जुलाई 1942 को ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में
भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में प्रारंभ होता है और अगले दिन 8 अगस्त 1942 को अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हो जाता है। और अगले ही दिन इसी आंदोलन में गांधी जी करो और मरो का नारा देते हैं और कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता के आने की अब अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं जिन्ना साहब के हृदय परिवर्तन की राह नहीं देख सकता। यदि मैं और देर करूंगा तो ईश्वर मुझे दंड देगा। यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। और 9 अगस्त को ही गांधी जी और बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और आंदोलन लगभग भूमिगत हो जाता है। लेकिन यह आंदोलन चलता रहता है और अंततः इसी आंदोलन के द्वारा भारत आज़ाद भी होता है। अगला क्वेश्चन, बेवेल योजना। बेवेल योजना कब आती है? यह 29 जून 1940, 29 जून 1942, 14 जून 1945 या 14 जून 1947। तो बेवेल योजना 14 जून 1945 को आती है। शिमला समझौता 29 जून 1945 को हो जाता है। ये डेट आपको बहुत याद रखना है विशेष रूप से। 29 जून 1945 को शिमला समझौता, 14 जून 1945 को बेवेल योजना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यह मुस्लिमों द्वारा किया जाता है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 21, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आता है। कब आता है कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 में भारत आता है। इसके बारे में जान। कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन का मार्च 1946 में गठन करते हैं और भारत भेजते हैं, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला सर स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस मिशन ने कांग्रेस और लीग के मध्य एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर सहमत करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, लेकिन कैबिनेट मिशन को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है। अगला, एटली की घोषणा। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करते हैं कि अंग्रेज जून 1947 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। महत्वपूर्ण घोषणा है, याद रखना है। और माउंटबेटन योजना, ये और भी महत्वपूर्ण है। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947, बहुत महत्वपूर्ण डेट, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी पारित किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है तथा भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र स्थापित हो जाते हैं। अगला, गांधी जी की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948, सभी को पता है। 30 जनवरी 1948 की शाम को दैनिक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले युवक का नाम नाथूराम गोडसे होता है। जॉर्ज ऑरवेल और अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश प्रेषित करते हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम पत्रिका है जिसने गांधी की मृत्यु पर लिखा है, गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से करते हैं। गांधी जी के जीवनीकार डीजी तेंदुलकर होते हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शाही नौसेना का विद्रोह कब होता है? यह होता है 1946 में। शाही नौसेना का विद्रोह 1946 में होता है। आइए, शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को मुंबई से होती है। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण नस्लवादी भेदभाव, रहने की स्थिति और खाद्य भोजन होता है। आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। शेष अगली क्लास में हम लोग अब पुनः मिलेंगे।
धन्यवाद।